एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है देखने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 आपका जो धातु और अधातु है। ठीक है, धातु एवं अधातु, इसका जो है पूरा रिवीजन हम लोग देखने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें जो है देखेंगे। धातु के बारे में भी पूरा चीज़ें जानेंगे, अधातु के बारे में भी क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि धातु और अधातु का जो है कंप्लीट पूरा चैप्टर जो है इस वीडियो में हम जो है रिवाइज करने वाले हैं। बस जो है वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही इस चैप्टर को तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो भी जो है आपको प्रीवियस ईयर जैसे पेपर देखेंगे तो उसमें भी जो है जो भी चीज़ें पूछी गई हैं आप यहाँ से जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अध्याय 3 है, लेसन 3, चैप्टर 3 है आपका धातु एवं अधातु। जो ये जो है चैप्टर का नाम है। सबसे पहले जो है धातु देखते हैं कि धातु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए धातु ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, वह धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है तो जैसे देखिए सोडियम हो गया, ठीक है, यानी पोटेशियम हो गया, ये भी जो है धातु है। और मैग्नीशियम हो गया या Mg, ये भी जो है क्या है, धातु है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है धातु में आपका धातुओं के गुण भी पूछा जाता है आपसे कि धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए धातुओं का जो सबसे पहले उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसका गुण देखेंगे। तो धातुओं का उपयोग, ठीक है, तो यहाँ इसमें देखिए धातु का उपयोग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि धातुओं का उपयोग इमारत, पुल, रेल पटरी को बनाने में होता है। ठीक है, और किस में होता है तो एवं हवाई जहाज, समुद्री जहाज, गाड़ियों के निर्माण में, घर में उपयोग होने वाले बर्तन में, ठीक है, आभूषण में, मशीनों के पुर्जे बनाने में आदि के निर्माण में किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब जो है धातु के उपयोग हैं। ठीक है, उसके बाद जो है धातु के जो भौतिक गुणधर्म है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे, सभी चीज़ें जानेंगे। तो देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म, इसमें जो है सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है धात्विक चमक के बारे में। ठीक है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, ये जो है धात्विक चमक के बारे में हो गया। और धातु जो है आघातवर्ध भी होता है। ये भी जो है आपसे के एग्जाम में जो है पूछा भी गया है क्वेश्चन कि धातु के आघातवर्ध गुणों के बारे में जो है लिखिए। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातु के इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। ठीक है, ये जो है आघातवर्धता का परिभाषा हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि धातु में जो तन्यता होती है, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। तो आप देखिए क्या लिखेंगे कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तन्यता मतलब कि जो है उसको कितना अधिक से अधिक पतला जो है खींचा जा सकता है, ये जो है तन्यता है। ठीक है, उसके बाद देखिए धात्विक ध्वनिक। ठीक है, ये धात्विक नहीं, ये जो है ध्वनिक है। ध्वनिक के बारे में क्या लिखेंगे कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराते हैं तब उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के इस गुणधर्म को ध्वनिक या सोनोरस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ध्वनिक हो गया। धातु जो है ध्वनिक पदार्थ के भी होते हैं। ठीक है, धातु के गलनांक कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो धातु के गलनांक के बारे में देखिए यहाँ जो है क्या है कि धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं किंतु पारा द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, पारा होता है उसे छोड़कर सभी धातुएं जो है आपका उनका गलनांक जो है उच्च होता है और वो जो है ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, पारा को छोड़कर, बस पारा जो है वह द्रव अवस्था में रहता है, नहीं तो जितनी भी धातुएं हैं इस दुनिया में पाई जाती हैं वो सभी जो है ठोस अवस्था में होती हैं। इसी का अर्थ यह है कि इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों अधातुओं के बारे में। ठीक है, धातु के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो है अधातु क्या होता है वे देखेंगे। तो देखिए वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातुएं कहते हैं। ठीक है, ये जो है अधातु का परिभाषा हो गया।
ठीक है। और अधातु क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग कि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये जो है अधातु हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देखिए अधातुओं के उपयोग। ठीक है, अधातु के क्या उपयोग होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है अधातुओं के उपयोग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला उपयोग क्या है कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे सभी जीव श्वसन करते हैं। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन हमारे लिए जो है उपयोगी होते हैं, जिससे सभी जीव जो है श्वसन करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग भी उर्वरक में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक है, ये भी जो है एक धातु का उपयोग है। और उसके बाद जो क्लोरीन धातु होती है, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है। ठीक है, ये भी जो है एक धातु है। ठीक है, अब देखिए धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि धातुओं का रासायनिक गुण लिखिए, तो रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे, देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण उनमें आग लग जाती है। ठीक है, ये भी जो है अधातु का एक रासायनिक गुण है। ठीक है, ये ऊपर जो देख रहे हैं ये सब जो है अधातु के गुण हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब जो है अधातु का, हमने वहाँ पर जो है गलती से शायद धातु बोल दिया था। ठीक है, तो ये जो है अधातुओं के गुण हैं। ठीक है, उपयोग है। उसके बाद देखिए क्या है अधातु, तो अतः इस प्रक्रिया को रोकने हेतु इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, जो आपका जो सोडियम होता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और जो है आग लग जाती है। इसीलिए इन्हें जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है लिखा हुआ है केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, अब इनकी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए जैसे लिथियम है, लिथियम ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन तो वायु से ही मिलता है। ठीक है, तो लिथियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। मतलब कि ये सब जो है अधातुएं जो हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन या वायु बोल सकते हैं, तो वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अधातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जल से अभिक्रिया धातुएं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अधातु रहेगा भाई साहब, नहीं धातु का चल रहा है ना। यहाँ पर जो है अभी धातु का रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं। ठीक है, रासायनिक गुण देख रहे हैं, इसके बाद जो है अधातु का रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखिए जल से अभिक्रिया, तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, धातु है, सोडियम है धातु, ये जल से अभिक्रिया किया, इसके बाद क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये वैसे देखिए कैल्शियम धातु है, जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल गया। वैसे ही देखिए एल्यूमिनियम है, जस्ट वो यानी कि जल से अभिक्रिया किया और जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया और ये जो है हाइड्रोजन आपका बाहर निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि तनु अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि जो आपका धातु है वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, तो इन्हें अभिक्रियाओं में लवण बनता है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे सोडियम है आपका, ये जो है धातु है, और HCl यानी कि ये जो है अम्ल से क्रिया किया। ठीक है, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण बनाया और प्लस जो है जल निकल गया। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम है, टू डाइल्यूट HCl, DIL है, DIL मतलब डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl मतलब कि HCl की मात्रा कम है और जो है जल की मात्रा ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया किया तो कैल्शियम क्लोराइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इन्हें अभिक्रियाओं में लवण बनता है
और जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, सोडियम है डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया किया, NaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जो है लिख सकते हैं। फिर वैसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम डाइल्यूट H2SO4 से भी क्रिया किया तो Al2SO4 थ्राइस प्लस 3H2, मतलब कि हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, ये जो है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके धातुएं नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए लिखा है कि ये हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। अतः तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है सोडियम है, इस रिएक्शन को जो है आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, वैसे रिएक्शन जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप कमेंट जो है नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ रिएक्शन लिख देते हैं तो भी जो है आपको नंबर जो है पूरे मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए धातु की लवण से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो धातु की अभिक्रिया धातु लवण से करने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। यदि धातु लवण वाले धातु से अधिक सक्रिय हैं तो वह उसे केवल लवण से विस्थापित कर देता है। अतः इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि धातु की अभिक्रिया जब लवण के साथ होती है तो वहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें जो है हम आपको बताए हुए हैं कि रासायनिक जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो जो है क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए फेरस है, ठीक है, यानी कि लोहा है, प्लस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये जो है कॉपर देखिए कम क्रियाशील है, फेरस जो है ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये जो है इसको विस्थापित कर देती है, इसको हटाकर जो है इसके स्थान पर अपने आ जाती है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट हो गया प्लस कॉपर हो गया। ठीक है, ये जो है हो गया आपका, है ना। फिर उसके बाद देखिए धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, कहाँ होती है, तो धातुओं की प्राप्ति के विषय में देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। सबसे पहले देखिए इसमें इस चैप्टर से आपका जो है खनिज अयस्क ये सब चीज़ों के जो आपके डेफिनेशन है वो पूछे जाते हैं, परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाता है कि खनिज की परिभाषा क्या होती है तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि अयस्क क्या होता है, ठीक है, तो आप लिखेंगे कि कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क बोला जाता है। ठीक है, ये खनिज और अयस्क का परिभाषा हो गया। ठीक है, अब धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है ये जो है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जो अयस्क होता है उसका जो है सांद्रण किया जाता है। जब सांद्रण किया जाता है तो सांद्रण कितने विधि से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सांद्रण करने पर देखिए 3 तरीके से आपका जो धातु होते हैं वो निकलते हैं। सबसे पहले तो अधिक क्रियाशील, फिर जो है मध्यम क्रियाशील मतलब कि थोड़ा सा कम क्रियाशील, और फिर जो है कम क्रियाशील यानी कि एकदम ही कम क्रियाशील। ठीक है, तो अयस्कों के सांद्रण पर जो 3 प्रकार के जो खनिज होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, अधिक क्रियाशील ये हो गया जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और मध्यम क्रियाशील जैसे जिंक, फेरस, लेड, निकिल। ठीक है, और जो है कम क्रियाशील Hg, Ag, Cu, Au। ठीक है, ये सब जो है हैं। ठीक है, इनको जो है बना लीजिएगा, ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे जो है पूछा नहीं जाता है, बस आपकी जानकारी के लिए इसको जो है बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है पूरा चैप्टर आपका जो है यही जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और रिएक्शन वगैरह थे, ये सब जो रिएक्शन है ना, देखिए ये सब जो है आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का Cl के साथ अभिक्रिया होगा तो NaCl बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। जैसे सोडियम अगर डाइल्यूट H2SO4 से क्रिया करती है तो NaSO4 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी रिएक्शन है जितने भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, देखिए ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो धातु होता है, मतलब जैसे सोडियम है H2O से क्रिया किया तो क्या बना, NaOH बना। ठीक है, कैल्शियम है H2O से क्रिया किया तो CaOH ट्वाइस बना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन आपको जो है याद होने चाहिए। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे की भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहेंगी। ठीक है।